मैंने सारे श्लोकों की व्याख्या, उनके समास, प्रत्यय, अन्वय सब कुछ समझाया है, तो वो मेरी पिछली वीडियो देख करके समझ लें। और इस प्रश्नों में भी मैं आपको ये बताऊंगी कि इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। प्रश्न को करने की सबसे सुंदर ट्रिक क्या है, आपने प्रश्न लिखते समय देखिए ऊपर शब्दार्थ दे रखे हैं, ये मैंने आपको श्लोक में एक एक शब्द का बहुत अच्छे से अर्थ बताया है। यहाँ पर ये सारे अर्थ दे भी रखे हैं, तो इनमें समय बर्बाद आप अपना न करें। मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो आपको यहाँ अपने आप से समझ में नहीं आने वाली हैं। समय का विशेष ध्यान रखना है हमें। जिस चीज को आपको बार बार समझाने की जरूरत होगी, मैं वहां पर बार बार आपको वो चीज बताऊंगी कि आपने कैसे इन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविः किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किमर्थम, अब आपको जो ये किमर्थम है ना, इस पर ध्यान देना है कि किमर्थम का अर्थ क्या है। किमर्थम कहते हैं किस लिए, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, पाठ में ये श्लोकों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक भाव है, उस पूरे सारे पाठ का भाव है कि वो कैसा जीवन चाहता था। सुष्ठु जीवनम, सुजीवनम लिख सकते हैं, सुजीवनम। तो सुजीवन किमर्थम है तो सुजीवनार्थम, अच्छे जीवन के लिए। कविः सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। एक चीज और बता रही हूं, मैंने यहाँ पर म को अनुस्वार करके लिखा है क्योंकि आपने यहाँ से कवि ही लेना है, फिर 2 नंबर पे सुजीवनार्थम इसके स्थान पर, और फिर प्रकृतेः शरणम इच्छति। लेकिन अगर यही प्रश्न एक पद में आ जाए तो आपने इसको म को अंत में अगर कुछ भी लिखना है तो ऐसे हलंत करके लिखेंगे। सुजीवनार्थम को ऊपर अनुस्वार करके हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो वहां पर आधा नंबर काट दिया जाता है इस बात का कि नियम ये कहता है कि अंतिम अगर म है तो उसको नीचे लिखा जाए। इसकी भी एक शर्त है, इसका भी एक नियम है। म के बाद ये अनुस्वार है ना, इसके बाद अगर यहाँ पर कोई स्वर आए तो ये म अनुस्वार नीचे लिखा जाएगा और उसमें वो स्वर मिल जाएगा। लेकिन अगर उत्तर पद में कोई व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, तो हम इस म को अनुस्वार करके लिखेंगे। एक नियम समझ में आया आपको यहाँ पर। अगर आपने एक पद में भी उत्तर देना है तो आप म को नीचे करके लिखेंगे। किमर्थम का उत्तर हमने क्या लिखा, सुजीवनार्थम। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में संसरण भ्रमण कठिन हो गया है। तो कहां पर आया था संसरणम कठिनम वर्तते, देखिए दूसरे श्लोक की लास्ट लाइन है, अंतिम पंक्ति है, यानानाम पंक्तयः हि अनंताः कठिनम संसरणम। तो पहले महानगरे ले सकते हैं, महानगरे या महानगरेषु, जो भी आपके प्रश्न में दिया गया हो आपने उसी तरीके से लेना है। तो यानानाम पंक्तयः अनंताः, तो महानगरे तो दे ही रखा है, महानगरे यानानाम पंक्तयः अनंताः। अतः जैसे प्रश्न हो, अतः संसरणम कठिनम जातम, प्रश्न क्या है उसी प्रकार से लिखना है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, तो क्या लिख देंगे, यानानाम अनंताः पंक्तयः। अतः करके इसको जोड़ दें कि यानों की पंक्तियां अनंत, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अब जो जो शब्द मुझे चाहिए थे ना वही मैंने लिखे हैं, बाकी का आपका ये दे ही रखा है यहाँ पर, महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अब ये कौन से श्लोक में पढ़ा था हमने, अस्माकं पर्यावरणे, देखिए श्लोक नंबर 3 पर आते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम, तो वायुमंडलम दूषितम, वायुमंडलम, जलम निर्मलम नास्ति, भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, धरातलम समलम अस्ति। तो ये सारे दूषित ही हुए ना, कि खाने में कुत्सित वस्तुओं की मिलावट है, खराब वस्तुओं की मिलावट है, वायुमंडल बहुत दूषित है, जल निर्मल नहीं है, और धरातल पर भी मल गिरा हुआ है।
अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, तो किम किम दूषितम में आप क्या क्या दूषित है, तो यहाँ पर आप प्रश्न उत्तर में सारी ये चीजें ले लेंगे, वायुमंडलम, जलम, भक्षम, धरातलम, ये दूषित बताए है ना। तो वायुमंडलम अगर एक पद में आ जाए, अगर एक पद में उत्तर हो तो आप क्या लिखेंगे, वायुमंडलम, भृशम दूषितम। किम किम दे दिया, किम किम का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आप वो चीजें बताइए कि क्या क्या दूषित है, तो आप ये सारी चीजें ले लेंगे, वायुमंडलम, जलम, भक्षम, धरातलम। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है। अब ये देखिए किस श्लोक में हमने पढ़ा, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। देखिए चौथे श्लोक में हमने लिखा एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, तो कुत्र के स्थान पर हम लिख देंगे एकांते कांतारे। आपको मैं यहाँ क्यों लेकर आ रही हूँ कि आपने पहले ये देखना है कि हमें ये उत्तर किस श्लोक में मिल सकता है। परीक्षा में आपके पास एक श्लोक दिया होगा और उसी में से प्रश्न पूछे गए होंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय एक एक प्रश्न पूछा था ना, उन सारे प्रश्नों में ही आपकी परीक्षा में आने वाला हर प्रश्न उसके अंदर ही होगा। लेकिन ये अभ्यास है, इसमें आपको हर उस श्लोक में जाना है जहां पर आपका उत्तर होगा। तो कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो कुत्र के स्थान पर हम लिख देंगे एकांते कांतारे। क्या लिख देंगे, एकांते कांतारे। समझ आया। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। देखिए इन्होंने लिखा है ना, रुचिरम संगमनम, यत्र, कुत्र लिखा है ना, तो यत्र हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया स्यात्, कुसुमावली समीर चालिता स्यात्, तस्मिन् वातावरणे। अब यत्र करके लिख सकते हैं हम इस उत्तर को, यत्र हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया स्यात्, समीर चालिता कुसुमावली स्यात्, तस्मिन् वातावरणे या तत्र। ठीक है, कीदृशे वातावरणे, तो यत्र ये, जहां पर ये हो, तत्र भ्रमणीयम, वहां भ्रमण किया जाना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, ये एक लाइन लिखी है, लेकिन आपका प्रश्न क्या कहता है, अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना का अस्ति, तो कवि की कामना क्या है। मानव जीवनस्य सुखम एव, या सुखी मानव जीवनस्य कामना अस्ति। का के स्थान पर आपने उत्तर देना है, सुखी मानव जीवनस्य। सुखी मानव जीवन की कामना। ठीक है, सुखी मानव जीवन की कामना की गई है। तो आपको प्रश्न समझ में आया। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में हमने क्या देखा, संधि करनी है। प्रकृति ही रेव दे रखा है और एक भाग हमें उन्होंने दे दिया, प्रकृति ही दे दिया, तो हमारा आधा काम तो आसान हो गया। अब हमने देखना ये विसर्ग कहाँ से आए, तो ये विसर्गों को मैंने आपको पढ़ाया था ना, विसर्गों को र हो जाता है, तो इन्होंने र को वापस विसर्ग कर दिए। अब जब इसमें से र यहाँ चला गया, विसर्ग के रूप में वापस परिवर्तित हो गया, तो पीछे क्या बचा, एव, तो एव लिख देंगे खाली, प्रकृति ही एव। स्यान नैव, तो 2 न है, पहला न किसको हुआ, इस न वर्ग का ही पहला ले आए तो त होता है, इस न त था द न, ऐसे आप बोलकर देख सकते। तो स्यात् प्लस न, और फिर यहाँ वृद्धि संधि हुई थी, अ प्लस ए आई, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। नैव कैसे बना था, नैव में आई कैसे आती है, न अलग है। अब ये देखिए कैसे आप इसको बनाएंगे, आई को कैसे बनाते हैं, अ प्लस ए, और पीछे वह है, इसको लिख दें। एव तो निकल के आ गया आपके पास,
और ये अ इसमें चला गया, तो आ गई संधि आपकी न प्लस एव। ऐसे बना नैव। यनंता कैसे बना? आपने यण संधि पढ़ी होगी, ई को य, उ को व और री को र। ठीक है, अब ये य किसको हुआ है? ये य यहाँ पर, ये जो य ये होता है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है य में। ये य किसको हुआ? ई को। तो हमने य को जब ई कर दिया तो ह के बाद अगर हमने ई कर दी और पीछे अनंता दिखाई दे रहा है, ऐसे हमने क्या करना है? ही प्लस अनंता। समझ आया आपको? ही प्लस ऐसे बना अनंता, यनंता। अगला है वही प्लस अंतः प्लस जगति। ये बही है, वही नहीं है, ये क्या है? बही। विसर्ग है, विसर्गों को हम क्या करेंगे? मैंने आपको एक नियम बताया था ना कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाता है। तो यहाँ पर ह में ई थी, अ भी नहीं था, आ भी नहीं था, तो हमने विसर्ग को र कर दिया। तो ये क्या बना? बहिर। र आधा है नीचे, अ उसमें चला गया तो र पूरा हो गया। अंतः, अंतः में फिर विसर्ग आ गए तो विसर्ग को फिर र हो गया, तो जगति। बहिरंतर जगति ऐसे बना। अस्मान नगरात में क्या हो जाएगा? ये दो न फिर आ गए तो हम पहले न को उसी वर्ग का पहला कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अस्मात। अस्मात नगरात। सम प्लस चरणम। संचरणम में आप देखेंगे कि म के बाद मैंने आपको एक नियम बताया था कि म के बाद यदि कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, अब वर्गीय व्यंजन क्या है? च, तो च वर्ग का ही पांचवा हो जाएगा, तो च छ ज झ य, तो क्या बन गया? संचरणम। धूमम मुंचती। धूमम, अब ये म वर्ग का ही पांचवा आया और ये म दोनों एक ही वर्गीय व्यंजन हुए, इसलिए यहाँ पर धूमम मुंचती, इसमें आप अनुस्वार भी कर सकते हैं और म को आधा भी लिख सकते हैं, तो इसमें यही संधि हो जाएगी, धूमम मुंचती। आपको ये समझ में आ गया संधि का नियम? एक एक नियम मैंने फिर से आपको बताया है, क्योंकि आप बार बार सुनते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। श्लोकों में भी आपने ये नियम पढ़े, अब मैंने अभ्यास करते समय फिर से आपको ये नियम दोहरा दिए, तो एक ही पाठ में मैंने आपको पहले को पांचवा कम से कम 3-4 बार आ चुका है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को। और जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी और ये अभ्यास वाली वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे पहले के जितने भी वीडियोज हैं उसमें मैंने आपको एक एक श्लोक की व्याख्या, अन्वय, प्रश्न निर्माण सब समझाया है। वो वीडियो जरूर देखें अभ्यास वाली वीडियो देखने से पहले। अब हम करते हैं अव्यय। अव्यय में हम क्या देखेंगे कि एक एक अव्यय का आपको अर्थ आना चाहिए। अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयतो। अधोलिखित, नीचे, अधोलिखित कहते हैं नीचे लिखे अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें। अब रिक्त स्थान भरने के लिए ना आपको अव्यय का अर्थ पता होना चाहिए। भृशम का अर्थ क्या है? अत्यधिक। यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहाँ, तीनों देखिए एक जैसे हैं। यत्र होता है जहां, तत्र होता है वहां, अत्र होता है यहाँ, अपि भी, एव ही सदा हमेशा, और बही बाहर। अब चलते हैं। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। कितनी प्रदूषित है? बहुत अधिक। भृशम का अर्थ है ना अत्यधिक, तो पहले नंबर पे यही आ गया, भृशम प्रदूषितम अस्ति। डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, तो अत्र का अर्थ होता था ना यहाँ, तो अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। क्षण भर के लिए संचरण भी लाभदायक होता है, तो अपि आ गया तीसरे में। पर्यावरण से संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना। तो पर्यावरण से संरक्षणम एव ही अर्थ आ रहा है यहाँ पर, एव प्रकृति आराधना।
डैश समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो ये पाठ के अंतर्गत नहीं है, ये सामान्य वाक्य है। यहाँ तक आपने देखा पाठ के थे, ये पाठ से संबंधित नहीं है। तो सदा, हमेशा समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ आ रहा है? सदा। तो हमने 5वें नंबर पे लगा दिया सदा। भूकंपित समये गमनम एव उचितम भवति। तो भूकंपित समये वही आ जाएगा, बाहर, बाहर घूमना ही या बाहर निकल जाना ही ठीक होता है। भूकंप के समय पर, जब भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो बाहर जाना ही ठीक होता है। अब यहाँ पर दो एक साथ दे दिए, डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर आ जाएगा यत्र तत्र, यत्र हरितिमा जहाँ हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम वहीं पर शुद्ध पर्यावरण है। तो यहाँ पर यत्र आ गया 7वें नंबर पर और तत्र आ गया 8वें नंबर। ये यत्र तत्र, यदि तर्री, यावत तावत, ये एक साथ चलते हैं। यदि आ गया तो तर्री, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, जब तक तब तक, तो उसके लिए होगा यावत तावत। तो ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। आप सभी बच्चों से मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपने नियमों के साथ संस्कृत को पढ़ना है। आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत रुचि जागृत होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। और आपसे एक विशेष बात ये है कि आप मेरे किसी भी वीडियो को अनदेखा ना करें, उसको बार बार देखें और बाकी अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी आप कहें कि इस तरीके से अगर हमने संस्कृत पढ़ी तो हमारा परिणाम बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको फैलाएं, क्योंकि ये लाभ केवल मैं ही लूं ऐसा मेरा अधिकार नहीं है, ये अधिकार सभी को मिलना चाहिए। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही मेरा आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और ये नोटिफिकेशन आपकी पढ़ाई से संबंधित है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि आप अगर नहीं देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें एक एक सीरीज को आपने बहुत ध्यान से रखना है और आपने उसको पेन के साथ बैठना है। ये नहीं है कि मैं नोट डाउन बाद में कर लूंगा या इसमें रिकॉर्डिंग है मैं बाद में देख लूंगा। आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप उसको मार्क करके रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी समझ नहीं आया या आपको अच्छा नहीं लगा या आपको अच्छा लगा, क्या चीज आपको और विशेष तौर पर नहीं समझ में आई, वो सारी चीजें आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आप